Start. Hello boys and girls, this is Shubhra, your English teacher at your very own Prayag study, and we have started term 2 syllabus of literature and we have been studying No Men Are Foreign. The line by line explanation is already finished and only the poetic devices are left. So today in this brand new session of English, we'll be studying about the poetic devices of No Men Are Foreign, and you need to remind us that you have to like, share and subscribe our channel Prayag Study for sure to get all the daily updates. You have to press the bell icon too to get all the daily updates over here. So let's get started with the poetic devices of No Men Are Foreign. Okay, so everyone in every channel must have been telling you the poetic devices होते क्या हैं, कौन कौन से poetic devices अलग अलग poems में यूज होते हैं. बट poetic devices है क्या, मीनिंग क्या है poetic devices की, क्या मतलब है उसका, हम यूज क्यों करते हैं, और सिर्फ पोएम्स में यूज करते हैं, प्रोजेस में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, all this I will be telling you in my this session. Okay, so let's get start and first just see the definition of poetic device over here. Okay, poetic devices are tools to create rhythm, enhance meaning and intensify the mood using variety of writing strategy. Now firstly understand कि poetic device है क्या. तो poetic device क्या है? poetic device tools हैं. टूल्स का मतलब जो हमें कई सारे औजार हथियार दिए जाते हैं किस चीज के लिए, मैंने क्रिएटिंग है, एक हम कोई भी फर्नीचर क्रिएट करते हैं, ठीक है, फर्नीचर बनाते हैं, तो हमें सिर्फ एक लकड़ी प्रोवाइड कर दी जाए और बोला जाए कि भाई इससे फर्नीचर तुम बना लो, तो क्या वो फर्नीचर बड़ा खूबसूरत और बड़ा सुंदर आप बना पाएंगे? नहीं. बट अगर आपको ढेर सारे औजार प्रोवाइड किए जाएं, अलग अलग टाइप के कलर्स प्रोवाइड किए जाएं और डिफरेंट मार्बल्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, तो आप उन सब का यूज करके उस पर्टिकुलर फर्नीचर को बहुत ही खूबसूरत बना देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो हम लोग के लिए औजार का काम करते हैं, टूल्स का काम करते हैं. क्या करने के लिए? टू क्रिएट रिदम. अब पोएम की बात हो रही है भाई, तो थोड़ा सा रिदम की भी बात होगी, टोन की भी बात होगी, ये बात होगी कि हम किस तरीके से लिरिकल बना सकते हैं अपनी पोएम्स को. ठीक है, तो यहाँ पे पोएम्स को लिरिकल बनाने में, उनमें एक रिदम क्रिएट करने के लिए हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. इनहांस द मीनिंग, अगर हमें किसी चीज की मीनिंग को और ज्यादा उभार के लेकर के आना है, हमें ये बताना है कि उस पर्टिकुलर वर्ड की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पोएम में, तो हम अलग अलग तरीके के पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मीनिंग को, उन वर्ड्स की, उन फ्रेजेस की मीनिंग को और ज्यादा उभार के लेके आने के लिए. एंड इंटेंसिफाइंग द मूड. इंटेंसिफाई मूड करने का क्या मतलब है? आपने बचपन में कहानी, एक स्टोरी सुनी होगी, एक पोएम सुनी होगी जिसमें फायर फाइटर्स के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात की जाती है, और उन सारी स्टोरीज और पोएम्स को पढ़ने के बाद आपके अंदर भी बहुत जोश आया होगा कि हम भी भाई फ्रीडम फाइटर बनने वाले. कैसे आ गया वो जोश? वो जोश उस पोएम में यूज किए हुए वर्ड्स से आया. जो रिदम यूज की गई, जो वर्ड्स यूज किया गया, उन वर्ड्स से आपके अंदर वो जोश आया है. तो एक मूड क्रिएट करने का काम भी हमारे ये पोएटिक डिवाइसेस करते हैं. यूजिंग ऑफ वैरायटी ऑफ राइटिंग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए. पोएम्स में कई सारे वर्ड्स और फ्रेजेस की मीनिंग को इन्हांस करने के लिए, रिदम बनाने के लिए, लिरिकल बनाने के लिए, टोन क्रिएट करने के लिए. हमने आपको एग्जांपल लिया था भाई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. ये सबके जुबान पे एकदम बैठ गई है. क्यों बैठ गई है? क्योंकि हमने इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार और आर, आपने देखा होगा कि फर्स्ट लाइन में हमने एंड किया अपनी लाइन को स्टार शब्द से और सेकंड लाइन को हमने एंड किया आर शब्द से. तो गाने में बहुत ही इजी हो गया और हमको एकदम अच्छे से याद हो गया. हम एकदम गा गा करके इस पोएम को सुनते थे और पढ़ते थे और एकदम से मन में बैठा लिया था. अगर ऐसा ही कोई गाना जो आप याद कर लेते हैं, कैसे याद कर लेते हैं? क्योंकि टोन, एक लिरिक्स होती है उसमें और आप उसको ईजिली याद रख सकते हैं. तो यही कई तरीके की राइटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको
यूज करके हम जिन टूल्स को यूज करके अपनी पोएम की मीनिंग को और इनहैंस और ज्यादा बढ़ाते हैं, और वो टूल्स क्या कहलाते हैं? वो टूल्स कहलाते हैं भाई हमारे पोएटिक डिवाइसेस। अब आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, दैट इज नोमेना फॉरेन। तो इस पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो लेट्स सी कि कौन से पोएटिक डिवाइसेस हमारे इस पोएम में यूज हुए। Again, I should remind you that you have to like, share and subscribe our channel for sure to get all the practical sheets, to get all the assignments, writing portions and everything. So please like, share and subscribe our channel. Do comment on our channel, that is very much needed. Okay, so the first poetic device that is there in the poem Nomen of Foreign is राइम स्कीम। अब राइम स्कीम क्या है भाई? हम अपने पोएम में राइम स्कीम को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे स्पॉट करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी राइम स्कीम क्या है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब भी हम कोई पोएम पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज जो पोएटिक डिवाइसेस में हमको आइडेंटिफाई करनी है, स्पॉट करनी है, दैट इज द राइम स्कीम ऑफ दैट पोएम। ओके, अब राइम का मतलब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लिरिकल हो, टोन क्रिएट कर रहे हो, हम उसको इजीली गा सकें। ठीक है, तो राइम स्कीम की जब बात किया, फिर ये भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये स्टार और आर जो शब्द थे, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? एक टोन क्रिएट कर रहे हैं, एक लिरिक्स क्रिएट कर रहे हैं, और इसी वजह से हम अपनी पोएम को बहुत ही इजीली गा गा करके पढ़ते थे और एकदम से अच्छे से हम लोग को याद हो गई थी। तो इसी तरीके से हर पोएम में राइम स्कीम होती है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई? आइडेंटिफाई करने में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप हर वर्ड को, हर सेंटेंस को, हर एक लाइन को इंडिविजुअली रीड करिए। ठीक है, आफ्टर रीडिंग इंडिविजुअल लाइंस, आप लास्ट वर्ड जो है उस पर्टिकुलर लाइन का, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए एंड गिव दैट पर्टिकुलर वर्ड अ लेटर टू आइडेंटिफाई दैट वर्ड। ठीक है, आफ्टर दैट रीड द नेक्स्ट लाइन। जब हम नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे और उसके लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करेंगे और उसको और पहले वाले वर्ड को कंपेयर करेंगे, इफ बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर क्रिएटिंग अ टोन, both of these are rhyming with each other, then we will give a similar letter to both of that words. But अगर वो दोनों शब्द साथ में राइम नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो हम फिर से उस वर्ड को कोई एक नेक्स्ट लेटर प्रोवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल देखते चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, यानी कि इस लाइन का लास्ट शब्द हो गया फॉरेन। स्पॉट दैट वर्ड। ठीक है, अब हमको इस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, तो वी हैव गिवन अ लेटर ए टू दैट वर्ड। हमने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ए लेटर दे दिया। कम टू द नेक्स्ट लाइन, beneath all uniforms a single body breathes. The last word of this line is breathes. अब क्या भाई, फॉरेन और ब्रीड्स आपस में कोई टोन या राइम क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी कोई राइम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, राइम या टोन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो विल गिव अ डिफरेंट लेटर टू ब्रीड्स। ठीक है, कम टू द थर्ड लाइन, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वर्क अपॉन। अब नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग अपॉन विद फॉरेन। अपॉन फॉरेन नहीं राइम कर रहा, upon breeds nahi rhyme kar raha, we'll give a different letter here. We are giving these letters to identify these words. ठीक है, come to the fourth line, is earth like this in which we all shall lie. Now lie foreign, lie breeds, lie upon, no words are rhyming with each other, so we'll be giving a different letter to this word, that is D. ठीक है, अब यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में आपको कोई भी लास्ट के वर्ड्स आपस में राइम करते हुए नहीं दिखे। चलो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में भी एक बार देख लेते हैं। They too are aware of sun, air and water. भाई कंटिन्यूएशन वाले दे देते हैं हम लोग लेटर्स। वाटर को हमने दे दिया E. Are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. अब ना वाटर इन समय से किसी से राइम कर रहा है, ना हमारा स्टार्व्ड वर्ड इन समय से किसी से राइम कर रहा है, इसीलिए हमने उन दोनों को ही सेपरेट लेटर्स दे दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइंस वी रीड।
Now read is also not rhyming with foreign, breathe, upon, live, water and starve. यानी कि हम जो सेपरेट लेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हर लाइन के एंड वाले वर्ड्स को, यहाँ पे हम वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक। एंड इसको भी हमने सेपरेट लेटर दे दिया क्योंकि हम बहुत आराम से और तुरंत से जज कर सकते हैं कि भाई ओन भी किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग से सारे वर्ड्स को देखा। फॉरेन इज नॉट राइमिंग विद ब्रीथ, अपॉन, लाइव, वाटर, स्टार्व, रीड एंड ओन, यानी कि कोई भी लास्ट के वर्ड्स आपस में राइम नहीं कर रहे हैं। अब हम यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई राइम स्कीम नहीं है और ये पूरी पोयम कैसे लिखी गई है, ये पूरी पोयम आपकी फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। अगर किसी भी पोयम में राइम स्कीम नहीं होती है तो उस पोयम को कहते हैं कि वो पोयम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। द पोएट हैज टेकन ऑल द लिबर्टी टू राइट द पोयम, उन्होंने पूरी इंडिपेंडेंट होकर के पूरी लिबर्टी लेकर के उस पोयम को लिखा है और वर्ड्स का जो बाउंडेशन है उन्होंने वो उसको यूज नहीं किया है, ठीक है। अब अगर हम आगे भी देखना चाहें तो हम आगे भी देख सकते हैं कि क्या आगे के पैराग्राफ्स में कोई राइम स्कीम है। वेक, वन, लाइफ, अंडरस्टैंड, नो वर्ड इज राइमिंग विद ईच अदर। वैसे ही टोल्ड, आवरसेल्व्स, कंडेम एंड अदर, ये कोई भी वर्ड्स आपस में राइम नहीं कर रहे हैं। ओके, सो वी कम टू द कंक्लूजन दैट कि हमारी इस पोयम में द एंटायर पोयम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स, पूरी पोयम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। एंड देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोयम, पूरी ही पोयम में कोई राइम स्कीम नहीं है और पूरी पोयम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। आप इसको और डिटेल कह सकते हैं कि दैट द पोएट हैज टेकन ऑल द लिबर्टी टू राइट दिस पोयम, ही हैज रिटन दिस पोयम इंडिपेंडेंटली। अब इन दो सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि लिबर्टी ली है भाई, इंडिपेंडेंट होकर के लिखा है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब जब मेरा पहला शब्द स्टार है, ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ राइम, अगर अब हमें राइम क्रिएट करनी है तो यानी नेक्स्ट लाइन के आखिरी शब्द को ऐसे ही शब्द के साथ एंड करना है जो स्टार के साथ राइम कर रहा हो, ठीक है। जैसा कि हमने इस पोएम में किया है आर, यानी कि जो आपके जो वर्ड्स हैं वो क्या हो गए, लिमिटेड हो गए ना, हमारे पास एक बाउंडेशन हो गया वर्ड्स का, क्योंकि हम सब शब्द नहीं यूज कर सकते हैं, हम सिर्फ वही शब्द यूज कर सकते हैं जो हमारे स्टार वर्ड के साथ राइम कर रहे होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि पोएट ने सारी लिबर्टी ली है, बाउंडेशन नहीं लिया है, नहीं यूज नहीं किया है और लिबर्टी लेकर के अपने पोएम को लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर हो गई होगी आई थिंक कि राइम स्कीम क्या है भाई, कैसे स्पॉट करते हैं उसको, कैसे किसी भी पोएम में आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार और समझ लीजिए कि किसी भी लाइन के आखिरी शब्द को आप सबसे पहले मार्क करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम ABCD, पहले वर्ड को आप ए प्रोवाइड कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन पे जाइए, लास्ट वर्ड को देखिए क्या वो फर्स्ट वर्ड के साथ राइम कर रहा है, अगर कर रहा है तो यू गिव बोथ ऑफ दीज वर्ड्स द सेम लेटर, ठीक है। हम सेम लेटर दे देंगे जो इस बात का इंडिकेशन होगा कि वो दोनों लेटर्स या वो दोनों वर्ड्स आपस में राइम क्रिएट कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप डिफरेंट लेटर्स उनको प्रोवाइड करेंगे, CD करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में समझ में आ जाता है कि क्या राइम स्कीम है या नहीं है। अगर आप पूरा पोएम भी जज करना चाहें तो आप जज करके कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है या फिर राइम स्कीम है उस पोएम में, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इन दिस पोएम, that is alliteration. That is a common poetic device that we use in different poems. सबको पता है क्या होता है, जिसमें 3 चीजें हम लोग को मेन याद रखनी होती है। The first thing is the repetition. किस चीज का repetition? Consonant sound का repetition। कहाँ पे? तो 2 or more closely paced words में, यानी कि हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या? पहला कि repetition होना चाहिए। किस चीज का repetition होना चाहिए भाई? तो भाई कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तो 2
टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में होना चाहिए। अब कॉन्सोनेंट क्या है, वोवेल क्या है, बहुत अच्छे से पता है आपको भाई। वोवेल्स क्या है, ए ई आई ओ और यू, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके वोवेल साउंड्स हैं। और जो भी ऐसे लेटर्स हैं जो इनकी साउंड निकालते हैं, इनकी आवाज निकालते हैं, उनको हम वोवेल साउंड क्रिएटिंग लेटर्स बोलते हैं। तो आपको क्या देखना है, आपको कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएटिंग लेटर्स को देखना है जो इनके अलावा सारे लेटर्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग। क्या आपके पैराग्राफ में था, आपके स्टैंजा में था, बॉडी ब्रीथ्स, सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। अब बॉडी और ब्रीथ्स आप आराम से देखिए, जो पहला लेटर है दोनों का, वो क्या आवाज निकाल रहा है, वो बा का साउंड निकाल रहा है। तो ये क्या है, बी वर्ड, ये बी लेटर जो है आपका, ये कॉन्सोनेंट है। साउंड किस चीज का निकल रहा है, बा का निकल रहा है, वो भी एक कॉन्सोनेंट साउंड ही है। क्या ये दोनों आपस में आसपास ही प्लेस किए गए हैं, हाँ आसपास प्लेस किए गए हैं। तो रेपिटेशन हो गया किस चीज का, कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हो गया। क्या वो दोनों आसपास हैं, वो दोनों आसपास प्लेस किए गए, यानी कि तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। फिर से देखते हैं, वॉज लॉन्ग विंटर स्टार, यानी इन दोनों के बीच में सिर्फ एक शब्द था, दैट वाज लॉन्ग, ठीक है। तो ये दोनों क्लोजली प्लेस्ड हैं। रेपिटेशन है भाई, तो रेपिटेशन है किसका, W का रेपिटेशन है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है और किस चीज का साउंड निकल रहा है, वा का साउंड निकल रहा है, वो भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यानी क्लोजली प्लेस्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड है और रेपिटेशन है, यानी तीनों कंडीशंस हमारी क्लियर हो गई। फिर से समझिए, एलिटरेशन को अगर आपको स्पॉट करना है तो आपको तीन कंडीशंस देखनी होगी। रेपिटेशन किस चीज का, कॉन्सोनेंट साउंड का, कहां पे, टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में। क्लियर है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट poetic device, that is a metaphor. A metaphor is a word or phrase used to make comparison between two things that aren't alike but do we have something in common. अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, यहाँ पे हमने एक टेडी बेयर बना दिया। अब टेडी बेयर को हमने बोल दिया भाई कि माय नेफ्यू इज अ cuddly बेबी बेयर। तो क्या हमारा नेफ्यू बेयर हो गया, भालू हो गया? नहीं, लेकिन हम उस नेफ्यू को किससे कंपेयर कर रहे हैं, बेयर से कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि व्हेन वी कडल अ नेफ्यू तो मुझको बेबी बेयर वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो बिल्कुल ही अनलाइक, जो बिल्कुल भी सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, उन दोनों के बीच में भी कंपैरिजन कर दिया। तो मेटाफर भी वही है कि व्हेन टू थिंग्स आर देयर एंड बोथ ऑफ दोस थिंग्स आर डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, बट हम तब भी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा स्टैंजा देखते हैं हम, उसमें कैसे हमने दो अनलाइक चीजों को कंपेयर किया है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। अब यहाँ पे जो ये वर्ड यूनिफॉर्म है, ये हमने अलग अलग कंट्रीज के जो आर्मी पीपल हैं उनकी यूनिफॉर्म्स को कंपेयर किया है। उसके साथ साथ ये बताया है कि कलर डिफरेंट हो सकता है, तरीका डिफरेंट हो सकता है वेयर करने का, बट ऑल ऑफ देम आर प्रोटेक्टिंग देयर ओन कंट्रीज। सबके सबका पर्पस क्या है, प्रोटेक्टिंग देयर ओन कंट्रीज, ठीक है। तो यूनिफॉर्म्स अलग हो सकती हैं बट द पर्पस इज सेम। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, यूनिफॉर्म अलग अलग हैं बट दोनों का पर्पस क्या है, सेम है। तो वी हैव कंपेयर्ड टू डिफरेंट थिंग्स एंड हैव मेड अ सिमिलैरिटी इन देम, ठीक है। तो दोनों में हमने सिमिलैरिटी को फाइंड कर लिया है। फिर वॉज लॉन्ग विंटर स्टार्ट, यहाँ पे हमने वॉर टाइम को किससे कंपेयर किया है, विंटर सीजन के साथ कंपेयर किया है। ये बोला है कि भाई जैसे वॉर टाइम में कुछ प्रोडक्शन नहीं हो पाता है फूड का, पीपल स्टार्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही विंटर सीजन में भी क्या होता है, बहुत फॉग होगा, बहुत कोल्ड होगा, कभी कभी बारिश हो जाती है, तो उस टाइम पे भी हम फूड प्रोड्यूस प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और उस सिचुएशन में भी पीपल क्या करते हैं, पीपल स्टार्व करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस डिफरेंट है, वॉर सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है, विंटर भी बिल्कुल डिफरेंट है, बट उन दोनों ही सिचुएशंस में सिमिलैरिटी हमने क्या निकाल दी कि पीपल आर स्टार्विंग इन बोथ ऑफ दोस सिचुएशंस। तो ये बिल्कुल ही अलग अलग सिचुएशंस हैं जो डिफरेंट हैं, कोई सिमिलैरिटी नहीं है इनमें, बट हमने उनमें सिमिलैरिटी ड्रॉ कर ली है। तो दैट इज अ मेटाफर। व्हेन यू हैव
two different things and using a word, using a phrase, you just draw some similarity between both of those things. That is a metaphor. Move to the next poetic device. That is repetition. और repetition बहुत ही common poetic device है जो हम लोग हर poems में generally use करते हैं. repetition word का मतलब सबको बहुत अच्छे से पता होगा, repeat करना, बार बार किसी चीज को यूज करना. बोलते वक्त, लिखते वक्त हम बार बार किसी चीज को यूज करते हैं. और हम लोग ने डिस्कस किया था कि रेपिटेशन होगा क्यों. जब हम किसी वर्ड फ्रेज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना चाहें, हम एम्फेसिस डालना चाहें किसी भी पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज पे, हम चाहते हैं कि आप उसको भूलिए मत, आप उसे याद रखिए. ठीक है, तो इस पोएम में भी हमारे पोएट ने बार बार कई सारे शब्दों को, फ्रेजेस को रिपीट किया है. जैसे कि पहला तो आपका रिमेंबर ही है, याद रखो, याद रखो. कंटिन्यूस उन्होंने ये चीज बोली है. क्यों बोली है? क्योंकि जो भी चीजें वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है, तो आपको याद रखना है. तो ही हैज लेड एम्फेसिस ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड, ही हैज लेड स्ट्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड. ओके, नेक्स्ट इज रिमेंबर नो मैन ऑफ फॉरेन एंड नो कंट्रीज इज स्ट्रेंज. ये जो पूरी लाइन है भाई, ये तो जिस्ट है हमारे पोएम की, कि हमको पूरी पोएम को समझ करके यही आया था दिमाग में कि कोई भी कंट्री फॉरेनर नहीं है, कोई भी पीपल स्ट्रेंजर नहीं है, एवरीवन इज सिमिलर, एवरीवन इज अलाइक, हम सब के सब सेम हैं, एंड ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड थ्रू मदर अर्थ. ये तो हमारे पूरी पोएम की जिस्ट थी, समरी थी. तो इस लाइन को भी उन्होंने बार बार रिपीट किया है इन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ स्टैंजा टू, कि आप ये याद रखिए कि नो वन इज अ स्ट्रेंजर फॉर यू, नो वन इज एन आउटसाइडर फॉर यू, एंड नो वन इज अ फॉरेनर फॉर यू. ठीक है, तो बोथ ऑफ दीज, दिस इज अ वर्ड एंड दिस इज अ फ्रेज, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जिसको हमने दोनों को बार बार रिपीट किया है. क्या करने के लिए? स्ट्रेस डालने के लिए ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड, या फिर एम्फसाइज करने के लिए कि आप उसे याद रखिए. आप पूरी पोएम पढ़ करके, हो सकता है कि आपको पूरी पोएम ना याद रहे, बट ये दो जो एक सेंटेंस है और एक जो वर्ड है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, एन्जाम्पमेंट. नाउ दिस इज अ न्यू पोएटिक डिवाइस दैट यू पीपल आर रीडिंग, क्योंकि हमने जितनी भी पोएम्स अपने टर्म 1 में पढ़ी थी इन 9th, तो किसी में भी एन्जाम्पमेंट पोएटिक डिवाइस नहीं यूज हुआ था. ठीक है, हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. बहुत इजी सा है कि रनिंग लाइंस ऑफ पोएट्री. रनिंग लाइंस का मतलब समझिएगा, फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट अ stop. Now stop doesn't just only mean a full stop, comma भी या कुछ भी, किसी भी तरीके का पंक्चुएशन यूज ना करते हुए लाइंस को एक से दूसरे पे मूव कर जाना और सेंटेंस को अपने कहीं मिड में जाकर के एंड करना. लेट्स सी द एग्जांपल. Beneath all uniforms a single body breathes. Now this line is ending here. बट यहाँ पे क्या कोई पंक्चुएशन यूज हुआ है? क्या फुल स्टॉप यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ है. यानी कि यहाँ पे हमारी लाइन क्या हो रही है? रनिंग लाइन हो गई, एक से दूसरे पे पहुंच गई. ठीक है, लाइक आवर्स. अब यहाँ पे हमने कहीं कुछ जगह पे कुछ स्टॉप या पॉज लिया है, बट दैट इज मिड ऑफ द सेंटेंस. द लैंड ऑफ ब्रदर्स वॉक अपॉन. फिर से यहाँ देखिए कोई पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है, ये बताते हुए कि हमारी लाइन यहाँ पे एंड हो रही है. नेक्स्ट, ये फिर से रनिंग हो गई. Is earth like this in which pure shall lie. Now after the first and second line, in the third line we are ending that sentence with a full stop. यानी कि enjambment की पूरे rules को follow किया गया है कि running lines हो गई पोएट्री की, from one line to the next, एक लाइन से दूसरे लाइन पे पहुंच गए विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन. यहाँ पे भी नहीं यूज किया, यहाँ पे भी नहीं यूज किया, और जाकर के तीसरे लाइन पे अपने पूरे सेंटेंस को हमने एंड किया. तो दैट इज एन्जाम्पमेंट. जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जंप करते हैं, तीसरे पे जंप करते हैं, और कहीं पे भी उन लाइंस के एंड पे कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं करते हैं. ठीक है, फिर से देखते हैं. इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ, no punctuation, that all can recognize and understand. यहाँ जाके हमने यूज किया है, एक लाइन को हमने स्किप कर दिया है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन, एंड वी हैव जंप टू दी नेक्स्ट लाइन. ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके. They too are aware of sun, air and water. This punctuation is not indicating a stop of the sentence. ठीक है,
are fed by peaceful harvest by war's long winter star. Now continuation of one line is there and second line पे कहीं जाकर के हमने उस वर्ड को एंड किया, सेंटेंस को एंड किया है, ठीक है। तो दिस इज एंजाम्बमेंट फॉर यू। ऑल द पोएटिक डिवाइसेस आई थिंक मस्ट बी क्लियर टू यू कि भाई अलिटरेशन क्या है, रेपिटेशन क्या है और मेटाफर कैसे यूज करते हैं हम लोग, और एंजाम्बमेंट जो एक नया पोएटिक डिवाइस था वो कैसे हम लोग यूज करते हैं। सो दिस इज योर इंग्लिश टीचर शुभ्रा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड इन माय नेक्स्ट सेशन आई विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, वेरी हिलेरियस एंड वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। थैंक यू।